11 के बीच में और शाम का 5 से 7 के बीच में। अगर ये एक नियम आपने जिंदगी भर रख लिया तो मैं आपको आयुर्वेद की तरफ से गारंटी देता हूं कि जिंदगी में कम से कम आपको 70 से 75 रोग कभी नहीं आएंगे। सुबह 9 से 11 जो खाना खा रहे हैं और शाम को 5 से 7 जो खाना खा रहे हैं, किसी को डायबिटीज होने के चांस नहीं। सुबह जो 9 से 11 खाना खा रहे हैं, शाम को 5 से 7 खा रहे हैं, किसी को गुर्दे दुखने की तकलीफ नहीं है, जब तक कि वो कोई बड़ी मूर्खता ना करे। सुबह 9 से 11 के बीच खाना खा रहे हैं, शाम 5 से 7 खा रहे हैं, कभी अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस होने की समस्या नहीं। सुबह 9 से 11, शाम 5 से 7 अनिद्रा की कोई समस्या होने की संभावना नहीं। आपको ये जो आधा सिर का दर्द होता है, माइग्रेन जिसको कहते हैं, कभी भी होने के चांस नहीं। तो ऐसे 70 से 75 रोग हैं जो जिंदगी में अपने आप ही नहीं आएंगे अगर सुबह 9 से 11 और शाम 5 से 7 खाना खाएंगे। आप बोलेंगे ये समय का चक्कर क्या है? ये समय का चक्कर सीधा सा ये है कि सुबह को 9 बजे से 11 बजे के बीच में हमारे पेट का वो हिस्सा जहां भोजन का पाचन होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, सुबह 9 से 11। और शाम 5 से 7 के बीच में भी वही हिस्सा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आयुर्वेद का एक अध्याय है कि शरीर का कौन सा अंग किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसका पूरा वर्णन है विस्तार से। आपको मालूम है, रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में आपका हृदय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए आपने कभी महसूस किया है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में ही आते हैं। अगर आप 100 पेशेंट की फाइल पढ़ेंगे हार्ट अटैक के केस की, तो 90% पेशेंट को हार्ट अटैक 2:30 बजे से 4, 4:30 के बीच में ही आया होगा। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे से 4 बजे हृदय का सबसे ज्यादा सक्रियता होती है। ऐसे ही हमारे पेट का जो हिस्सा भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, उस हिस्से की सक्रियता सुबह 9 से 11 के बीच में होती है, शाम को 5 से 6 के बीच, 7 के बीच में होती है। तो जिस समय पेट का वो हिस्सा जो भोजन को पचाता है सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसी समय अगर भोजन किया तो वो आपके लिए सुवर्ण के जैसा है, सोने के जैसा है। और वो समय के आगे पीछे किया तो वो इतना अच्छा लाभकारी नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे सुबह अगर 9 से 11 खाना खाना है तो नाश्ते का क्या? नाश्ता बंद कर दो, नाश्ते को ही खाना बना लो। आप जो है ब्रेकफास्ट मत करो, ब्रेकफास्ट की जगह सीधे लंच करो, सीधे खाना खाओ। 9 बजे भरपेट खाना खाओ, 10 बजे भरपेट खाना खाओ, सुबह नाश्ता मत करो। तो नाश्ता अगर छोड़ देंगे तो सुबह 9 से 11 भरपेट खाना खा सकते हैं, क्योंकि भूख लगेगी ही आपको, क्योंकि वो अंग सक्रिय है तो भूख लगने ही वाली है। इसलिए गांव के लोग सुबह सुबह जो भरपेट खाना खाते हैं ना, वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है। ज्यादातर गांव में शेतकरी नागरिकों को मैंने देखा है, वो सुबह अच्छा जम के खाना खाते हैं, वो सबसे अच्छा है। हम शहर में रहने वाले थोड़े बिगड़ गए, हमारा दोपहर का खाना 2 बजे पहुंच गया है। हाँ, ये सबसे खराब है। ना सुबह रहती है ना शाम रहती है, 2 बजे का समय सबसे खराब समय है। लेकिन ज्यादातर लोग हम 2 बजे के आसपास ही खाते हैं। ये बंद करके बदल दीजिए, सुबह का 9 से 11 के बीच खाना खाइए, बहुत अच्छा जिंदगी आपकी रहने वाली है। अब इसके आगे का सूत्र, इसके आगे का एक सूत्र है, वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर बहुत रिसर्च हुए हैं इस देश में, कि आपने जो कुछ खाया है वो आपके शरीर में, मैंने कल बोला था, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल मूत्र के रूप में जाएगा। मल मूत्र शरीर के काम का नहीं है, वो बाहर आएगा। मांस, मज्जा, रक्त, वीर जो है वो शरीर के काम का है, वो शरीर में रहेगा। और इसके साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व रहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। अब हमने जो कुछ खाया है, इस खाने में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनके अलग अलग तरह से नाम आपने सुने हैं, कभी आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, कभी आपने सुना होगा प्रोटीन्स, कभी आपने सुना होगा फैट्स,
कभी आपने सुना होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि आदि। ये जो नाम आपने सुने हैं, इन्हीं नामों में से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो आप हमेशा याद रखिए। आपने जो कुछ भी खाया है, इस खाद्य तत्व में सबसे तेजी के साथ जो शरीर के काम आता है वो शक्कर तत्व है। ग्लूकोज कहिए उसको, फ्रक्टोज कहिए, सुक्रोज कहिए, कुछ भी कहिए, शक्कर कहिए ना, सीधे सीधे आपको याद रहेगा। शक्कर ये वाली नहीं जो बाजार में मिलती है, वो तो चीनी है, शुगर है। शक्कर वो जो शरीर के खाए हुए भोजन में से शरीर को निकालने में या शरीर के काम आती है, वो शक्कर है। तो ये शक्कर सबसे पहले निकलती है और शरीर के लिए सबसे ज्यादा तेजी से उपयोग में आती है, सबसे जल्दी उपयोग में आती है। तो इसलिए आयुर्वेद ने ऐसा एक सूत्र लिखा है कि ये शरीर को मिलने वाली जो शक्कर है भोजन में से, ये तेजी के साथ मिले और इसके बीच में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई चीज भोजन में मत मिलाइए। अब ये बात उन्होंने 3500 साल पहले कही है। आप देखिए कैसे महान लोग हुए हमारे देश में। 3500 साल पहले भागवत ऋषि ये कह रहे हैं कि भोजन के रूप में जो शुगर आपको मिलने वाली है, शक्कर, ये तेजी के साथ आपको मिले और इसको मिलने में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई वस्तु भोजन में मत खाइए। अब मैंने आज के हिसाब से उसको ढूंढना शुरू किया। आज की विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारे भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन के अंदर जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसको निकालने में या उसको शरीर के उपयोग आने में रुकावट बनती हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में। तो हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारे भारत देश में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके यहां कई साइंटिस्ट लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन के प्राकृतिक शक्कर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर से जो वस्तु का नाम लिया है, उस वस्तु से आप जितनी घृणा करें उतना अच्छा, और उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। ये जो बाजार में मिलती है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहां बैठे होंगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूं कि ये शुगर जो है ना बाजार में मिलने वाली, गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है, ये भोजन के मोनोसैकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने में, और भोजन के अंदर की जो मोनोसैकेराइड्स है वो इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है। और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैनक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी, और इसको बार बार पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा। इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियाज अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा, और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा। जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी। जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी। जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है। अब 3500 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने यह कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते में रुकावट बने। ये 3500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो रहा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको, तो वो यही है, चीनी। चीनी से घृणा करिए, शुगर से घृणा करिए। इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते।
माने मेरी अगर आपको विनती स्वीकार करनी हो तो अपने स्वयं पाक घर से इस चीनी को निकाल बाहर करिए, मत लाइए। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं, गुड़ खाइए। तो आप कहेंगे गुड़ और चीनी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चीनी बनती है 23 जहर मिलाने के बाद, 23 जहर मिलते हैं ऊस के रस में, तब चीनी बनती है। और वो चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहते हैं। और गुड़ अकेला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है। ऊस के रस को गर्म करते जाओ, गुड़ बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाते हैं तो दूध मिलाते हैं और कुछ नहीं मिलाना पड़ता। और चीनी बने तो इतने तरह के फार्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें मिलाने पड़ते हैं, बहुत खराब। फार्मेलिन दुनिया का सबसे खराब जहर है जो चीनी बनाने में उपयोग होता ही है। बिना फार्मेलिन के चीनी बनती नहीं। और फार्मेलिन कितना खराब जहर है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 0.05 मिलीग्राम मात्रा फार्मेलिन की किसी भी आदमी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है। 0.5 मिलीग्राम। और अगर आपने 1 किलो चीनी खा ली तो 0.5 मिलीग्राम फार्मेलिन तो आने ही वाला है 1 किलो चीनी। इसलिए चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। आप कहेंगे जी गुड़ मिलता नहीं है, डिमांड करिए, मिलने लगेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी, डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। तो गुड़ खाइए। गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो आप खा सकते हैं, वो है काकवी। काकवी आपने देखी? काकवी गुड़ से भी अच्छी। गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन गुड़ से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो वो है काकवी। काकवी को बाटली में भर के 1 साल 2 साल आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होती। और गुड़ जिस भाव का है लगभग उसी भाव में मिल जाती है। तो या तो काकवी खाइए, नहीं तो गुड़ खाइए। काकवी मिले तो आप समझ लीजिए राजा हैं, नहीं मिले तो गुड़ मिल रहा है तो राजा से छोटे राजा हैं, बस नहीं। काकवी का मतलब क्या है? काकवी का मतलब ऊस के रस को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं गुड़ बनाते तो गर्म करने के करते 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 गुड़ बनने से पहले और उसका रस गर्म होने के बाद एक ऐसा लिक्विड बनता है, वो काकवी कहलाता है। हाँ, जहां भी गुड़ बनता है वहां काकवी मिलेगी, आप मांग लीजिए। तो मेरी आपको एक छोटी सी विनती है कि अपने घर से ये चीनी निकालिए। चीनी ने सत्यानाश किया है पूरी दुनिया का, शुगर मिल वालों का भी किया है। हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रवास करता हूं। शुगर मिल वालों को मैंने देखा है कि वो ज्यादा तकलीफ में है जब से चीनी खाना शुरू किया है। वो खुद कहते हैं राजीव भाई, करोड़ों रुपए तो लगते हैं शुगर मिल लगाने में और करोड़ों रुपए लगते हैं ऊस के रस को शुगर बनाने में, तब उसको बेचने के लिए हम उत्पन्न को बाजार में लाते। इससे अच्छा है बहुत सस्ते में गुड़ बनता है, बहुत सस्ते में काकवी बनती है, सीधे गुड़ बना के बेचें, काकवी बना के बेचें। और अब दुनिया के देशों में, भारत छोड़ दुनिया के सभी देशों में गुड़ की डिमांड है, काकवी की डिमांड है। आपको सुनकर आश्चर्य है, 40 गांव में गुड़ का क्या भाव है? 12 रुपए। आपको मालूम है इजराइल में गुड़ का भाव 170 रुपए किलो। इजराइल एक छोटा सा देश है, गुड़ वहां बेचना चाहें तो 170 रुपए किलो बिकता है। जर्मनी में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 210 रुपए किलो। कनाडा में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 350 रुपए किलो। ये सभी देशों में गुड़ महंगा है, शक्कर सस्ती है, क्योंकि उनको मालूम है ये शक्कर जहर है और गुड़ अमृत है। गुड़ और शक्कर का एक ही बात हमेशा याद रखिए, आप कुछ याद रख पाए या न रख पाए, शक्कर को अगर आपने खाया तो उसको पचाना पड़ता है शरीर को, और गुड़ खाया तो गुड़ की क्वालिटी है कि जो कुछ गुड़ के साथ खाया है उसको गुड़ पचा देता है। शक्कर को पचाना पड़ता है, उसमें 6-7 तास लगते हैं, और गुड़ जो कुछ भी खाओ उसको पचा देता है, और मात्र 4 घंटे 40 मिनट। इसलिए भोजन के साथ गुड़ जरूर खाइए,
और शक्कर बिल्कुल मत खाइए। ये है सूत्र। और ये सूत्र अगर आप अकेला पालन कर लें तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी ऐसी खतरनाक 148 बीमारियां आपकी जिंदगी में झांकने भी नहीं आएंगी जो आप अपनी जिंदगी से ये शक्कर को निकाल दें। चीनी, क्योंकि ये प्राकृतिक शक्कर जो हम लेते हैं फल में से या कोई दूसरी वस्तुओं में से, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है वो ये शुगर है। तो एक तो शुगर का याद रखिए, ये घड़ा करने की वस्तु है, सबसे ज्यादा नफरत करना है तो इससे करिए। और दूसरी एक वस्तु और है, वैसे तो भागवत ऋषि के समय वो नहीं थी, ना ये शुगर थी, ना जो मैं बताने जा रहा हूं वो थी, लेकिन उनको शायद ही अंदाजा होगा कि कभी ये आ सकती है, तो सूत्र उन्होंने पहले ही लिख दिया। शक्कर जैसी ही दूसरी जो सबसे खराब चीज है जिससे आप नफरत करिए, घृणा करिए, उसका नाम है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। डालडा के नाम से तो आप सब समझते हैं ना। डालडा से नफरत करिए, इतनी नफरत करिए कि उसको छूने का भी नहीं, बहुत ही खराब। ये दो चीजें, शुगर माने चीनी और डालडा, अगर आपके स्वयं घर से निकल जाएं तो 148 बीमारियां जिंदगी में कभी नहीं आए। तो आप बोलेंगे जी डालडा की जगह क्या उपयोग करें? तेल वापरिए। और तेल कौन सा? जैसे शेंगा का, मूंगफली का तेल, तिल का तेल। तिल का तेल, मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी खा सकते हैं, राई का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल का, लेकिन आप जहां रहते हैं इस 40 गांव के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां के लिए सबसे अच्छा शेंगा तेल ही है और तिल का तेल। सोयाबीन बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी दाल रखते हैं, पूजा में रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, सोयाबीन की रखते हैं। भगवान को पूजा करते समय कभी सोयाबीन की दाल रखी देखिए? क्यों? सोयाबीन भी दाल है। चने की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, उड़द की दाल रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मोठ की दाल रखते हैं। सोयाबीन की दाल कभी देखिए भगवान के सामने रखी हुई पूजा करने की? नहीं। जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते वो आप कैसे खा सकते? सोयाबीन की गलती से भी ना दाल खाइए ना तेल खाइए। तो समझ लीजिए बीमारियां भी सबसे ज्यादा उसी के कारण। ये जो सोयाबीन है दाल के रूप में या तेल के रूप में, ये शरीर को कभी भी हजम नहीं होता। या दूसरे शब्दों में कहूं तो सोयाबीन का कुछ भी आप खाएं, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसका पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो कुछ एंजाइम्स चाहिए वो है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। तो आप बोलेंगे फिर ये किसके लिए है? सोयाबीन को पचाने की ताकत सिर्फ डूकर में है और किसी में। डूकर के पोट में एक एंजाइम बनता है, वो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी किसी के भी शरीर में वो एंजाइम नहीं है जो सोयाबीन को पचा सके। आप कहेंगे सोयाबीन में तो प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो पोट में है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों को सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का कुछ भी, सोयाबीन का अगर वो आता है ना दूध आजकल आने लगा, ये सब निषिद्ध है आपके लिए। आप कभी मत खाना है, कितना भी सस्ता मिले कभी मत खाना, और कितना भी महंगा मिले तेल खाना, मूंगफली का हो, तिल का हो, सूरजमुखी का हो। नहीं तो मैंने आपको कहा एक तेल आता है सरसों का, सरसों का तेल इधर चलता है, राई का तेल जिसको कहते हैं, नहीं चलता तो छोड़ दो, जो आपके यहां चलता वही लो, लेकिन शुद्ध तेल खाना। ये वेजिटेबल ऑयल भी है ना, ये भी तो तेल ही है ना, ये नहीं खाना कभी। डालडा, या डालडा जैसे नाम से आता है, गगन, तरंग, नंबर 1,
हनुमान जी ये और वो, ये सब खतरे ही खतरे हैं, जहर ही जहर। तेल खाना हो, शुद्ध सीधा सीधा तेल खाना। और मैं तो आज आपको ये भी कहूंगा, रिफाइंड तेल भी कभी मत खाना। रिफाइंड और डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड, जितना ज्यादा तेल रिफाइंड होता है उतना ही जहर उसमें बढ़ता चला जाता है। मैंने अभी पिछले 3 साल एक एक्सपेरिमेंट किया खुद। मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज और डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ गुर्दे दुखना, ऐसी 4-5 बीमारियां एक साथ हैं, एक ही शरीर में 4-4, 5-5 बीमारियां। ऐसे 100 से ज्यादा मरीजों को मैंने क्या किया, कोई औषध नहीं दिया, उनको बताया नहीं। हमारे होम्योपैथी में मैं जो चिकित्सा करता हूं, हम बोले नहीं तो मालूम नहीं है सामने वाले को कि वो औषध खा रहा है कि नहीं खा रहा। वो आपने देखा सफेद सफेद गोलियां होती हैं छोटी छोटी, मीठी मीठी, हम उसमें औषध नहीं डालते कई बार, लेकिन पेशेंट तो खाता, वो सोचता अरे ये औषधि है, क्योंकि औषध उसमें डालो या ना डालो गोली एक ही जैसी है। हम उसको प्लेसिबो कहते हैं, बिना औषध की। तो मैंने 100 से ज्यादा पेशेंट को कहा कि तुमको तो यही खाना है, तो उनको लगा कि ये औषध है। और मैंने पथ्य में उनको कहा कि चीनी बंद, आज से शुगर बंद, गुड़ खाओ, जितना खाना है गुड़ खाओ, जितना खाना है काकवी खाओ, और वेजिटेबल ऑयल नहीं खाएंगे, डालडा नहीं खाएंगे, अमृत घी नहीं खाएंगे, कोई नहीं, और डबल रिफाइंड नहीं, ट्रिपल रिफाइंड नहीं, शुद्ध घानी का निकला हुआ तेल और शुद्ध गुड़, ये 2 चीजें उनके जीवन में लाई और 2 चीजें हटाई। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 8 महीने से मैं उनके ऊपर ये प्रयोग कर रहा हूं, एक एक की बीमारी ठीक हो रही है। डायबिटीज उनकी नॉर्मल हो रही है, अर्थराइटिस बिना दवा दिए ठीक हो रही है, अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, गैस बनना बिल्कुल बंद हो गई है, एसिडिटी बिल्कुल चली गई है, मोटापा कम हो रहा है, सब बीमारियां बिना औषध ठीक हो रही है। लेकिन वो पेशेंट नहीं जानते, मैं जानता हूं। पेशेंट क्या सोचते, ओ राजीव भाई की औषध बड़ी मात्र से। तो आपके स्वयं पाक घर से जो निकालने की चीज है, वो एक तो शक्कर है, चीनी, और दूसरा है डालडा, घी। इन दोनों को जितनी नफरत कर सके उतनी करिए। और प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है तो गुड़ के साथ करिए, काकवी के साथ करिए। और प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है तो शुद्ध तेल के साथ करिए, जो घानी से निकल के आपके घर में आता है। शुद्ध तेल जितना भी खाएंगे कोई परवाह मत करिए, बिल्कुल हृदयघात की चिंता मत करिए। बहुत बार डॉक्टर आपको बोलते हैं ना, तेल मत खाओ, घी मत खाओ, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे सभी डॉक्टर के साथ में चैलेंज करके शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तेल और घी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपके शरीर के लिए पानी। अगर तेल घी नहीं होगा शरीर में, आपका शरीर नहीं चलेगा। आप जानते हैं, ये आपके घुटने चलते हैं, कमर आप नीचे ऊपर होते हैं, सवेरे से शाम तक कितनी बार आप बेंड करते हैं, फिर भी ये काम करती है। कितना किलोमीटर चलते हैं, फिर भी ये काम करते हैं। ये सब तेल और घी का ही प्रताप है। तेल भी चाहिए शरीर को, घी भी चाहिए, लेकिन कौन सा तेल और कौन सा घी, ये महत्व की बात है। फैट्स चाहिए, बिना फैट्स के जिंदगी चलेगी नहीं, लेकिन अच्छा वाला फैट चाहिए, जिसको सरल भाषा में कहूं गुड फैट्स चाहिए। और ज्यादा अच्छी भाषा में कहूं, परिष्कृत भाषा में कहूं तो आपके शरीर को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जरूर चाहिए, HDL। और जो नहीं चाहिए वो LDL और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है। तो LDL VLDL तो नहीं चाहिए, HDL चाहिए, बिना उसके शरीर चलेगा नहीं। और HDL सबसे ज्यादा मिलता है वो शुद्ध तेल में ही मिलता है। शुद्ध तेल माने जो घानी से निकलकर सीधे घर में आया वो तेल। आप कहेंगे जी उसमें बास आती है, वो बास ही तो उसकी प्रोटीन है। फिर आप कहेंगे वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, उसका कलर ही प्रोटीन है। अगर तेल का कलर निकाल दिया तो तेल का सत्यानाश कर दिया आपने, उसकी बास निकाल दी तो तेल सवा सत्यानाशी हो गया। उसकी बास
और उसका रंग, ये दोनों आपको जो खराब लग रहे हैं वास्तव में वही HDL है, उसी में से HDL बनेगा और वो बहुत आवश्यक है। करडे चलेगी, करडे चलेगा, राई का तेल चलेगा, करडे का तेल चलेगा, सूरजमुखी का चलेगा, आपको शेंगा का तेल चलेगा, आपको तिल का तेल चलेगा, आपको नारियल का तेल चलेगा, सोयाबीन छोड़कर कोई भी चलेगा। हाँ, एक तेल नहीं चलेगा, वो ध्यान रखना, वो भारत में तो होता नहीं है, आजकल बाहर से आने लगा है, पामोलिन तेल, ये नहीं चलेगा। ये पामोलिन तो बहुत ही खराब है, खराब से भी ज्यादा खराब है, डालडा से भी ज्यादा खराब है पामोलिन। कारण क्या है, पामोलिन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए शरीर का तापमान ही चाहिए कम से कम 40 से 47 डिग्री, और वो होता नहीं कभी, बुखार आने पे ही होता है वो तो। इसका माने स्वस्थ आदमी को पामोलिन तेल कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो अब आप एक जिंदगी का नियम बना लीजिए, किसी भी होटल में खाना खाने जाएं, वैसे तो ना जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाना खाने जाएं तो सबसे पहला सवाल पूछिए, किस तेल में खाना बनाया? तो कहेगा डालडा में, तो नमस्ते जी, नहीं खाते। तो फिर कहेगा नहीं जी मैंने तो पामोलिन में बनाया, तो डबल नमस्ते, और भी नहीं खाते। तो फिर कहेगा मैंने रिफाइंड में बनाया है, डबल रिफाइंड में, तो और 3 नमस्ते। तो फिर कहेगा फिर कौन सा खाना आप खाते? तो उससे पूछो करडी के तेल में बनाया, शेंगा के तेल में बनाया, तिल के तेल में बनाया, राई के तेल में बनाया, तो खाएंगे। ये पामोलिन के तेल में नहीं खाएंगे, डबल रिफाइंड में तो गलती से भी नहीं खाएंगे। आप अगर फरसान भी खरीदते हैं ना बाजार से, उससे भी पूछ लीजिए कौन से तेल में बनाया, तो ये पूछकर ही खरीदिए। और अगर आपको ज्यादा चिटचिट झंझट लगता है तो घर में खुद बना लीजिए, फरसान बाजार से क्या लाना, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सूत्र, आखिरी सूत्र से फिर मैं उल्टा चलता हूं, पीछे तक आता हूं। आखिरी सूत्र यह है कि अपने रसोई घर में से 2 चीजों को निकाल के बाहर करिए, एक तो शुगर, चीनी, शक्कर, और दूसरा ये डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों बाहर करिए। अंदर क्या लाना है? स्वयं पाक घर में लाना है गुड़ या तो काकवी, और तेल के रूप में तो जो भी शुद्ध तेल आपके आसपास निकलता है उसको, ये दोनों घर में लाना है, और ये 2 बाहर करना है। भोजन में इसका कल से ही अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप में से किसी को भी अगर डायबिटीज है, किसी को भी गुर्दे दुख रहे हैं, किसी को भी कमर दुख रही है, ये कल से ही शुरू कर दीजिए। शक्कर बंद, गुड़ चालू, शक्कर बंद, काकवी शुरू, और ये रिफाइंड तेल बंद, शुद्ध तेल शुरू। मैं 15 दिन की आपको गारंटी दे रहा हूं, 15 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 15 दिन के बाद आप अपनी शुगर टेस्ट कराना, पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। और 2 महीने बाद कराएंगे तो शुगर हो सकता है नॉर्मल ही हो जाए, बिना इंसुलिन के, बिना औषधि के। ये गुर्दे दुखना अपने आप बंद हो जाएगा, कमर दुखना अपने आप बंद हो जाएगा, पेट में एसिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये चला ही जाएगा। शरीर आपका पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। चाय में भी गुड़ की चाय बनती है कि नहीं? और वो शक्कर से अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छी है। गुड़ की चाय पीजिए, काकवी की चाय पीजिए, दूध में डालना है तो गुड़ मिलाइए, दूध में मिलानी है तो काकवी मिलाइए, अगर ताक में मिलाना है तो गुड़ मिलाइए, और मिलाना है तो काकवी मिलाइए। शुगर बिल्कुल बंद। बासुंदी भी खानी है तो गुड़ की खाइए, हाँ बासुंदी गुड़ की खाइए। खीर बनानी है तो गुड़ की बनाइए, खीर बनानी है तो काकवी की बनाइए, लड्डू बनाना है तो गुड़ का बनाइए, काकवी का बनाइए। जो मिठाई आपको बनानी है खूब बनाइए, गुड़ की बनाइए। गुड़ आप कितना भी खाएंगे तकलीफ नहीं आएगी। मैं तो सबको बोलता हूं जिनको डायबिटीज है वो भी गुड़ खाएं तो तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि गुड़ में जो शुगर है ना वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में है, और शक्कर जो है वो पॉलीसैकेराइड, दोनों में जमीन आसमान का। इसलिए गुड़ खाइए, काकवी खाइए, कोई तकलीफ नहीं। बासुंदी भी खाए गुड़ की, दूध में डालना तो गुड़, दूध में मिलाना तो काकवी। अगर आपको शरबत पीना है मान लीजिए तो गुड़ का पीजिए ना, गुड़ का शरबत, क्या बुराई है? नींबू की शिकंजी बनानी है गुड़ में बनाइए, काकवी में बनाइए, शक्कर बिल्कुल बंद कर। तो यहां से
ये सूत्र था आज के विषय का आखिरी सूत्र। शक्कर और वेजिटेबल ऑयल, डालडा, ये घर के बाहर। उसके पहले के सूत्र एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए। भोजन करना है, दो विरुद्ध वस्तुएं कभी भी एक साथ नहीं। विरुद्ध वस्तुओं की कल नहीं तो परसों में पूरी लिस्ट बताऊंगा, आप चाहे तो कागज पेन से नोट कर सकते हैं। उसके आगे भोजन करना है तो बैठ के ही करना है, कभी भी खड़े होके नहीं। भोजन करना है तो धीरे धीरे करना है, सावकाश करना है। भोजन दोपहर का किया तो 20 मिनट विश्रांति जरूर करनी है। भोजन रात का किया तो 2 घंटे तक विश्रांति नहीं करनी। विश्रांति जब भी करेंगे सिर आपका पूर्व की दिशा में रखना है, पांव हमेशा पश्चिम में रहे तो अच्छा है। कोई बहुत मजबूरी आए तो दक्षिण में सिर कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी ऐसी स्थिति में नहीं है दोपहर का भोजन के बाद विश्रांति कर सके तो 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक वज्रासन में जरूर बैठना है। तो कल के 4 सूत्र, आज के 10 सूत्र, 14 हो गए। ये 14 सूत्रों का पालन आप में से जो भी करे, मेरी गारंटी है जिंदगी भर सुखी, निरोगी, निरामय रहे। मैं खुद इन 14 सूत्रों का पालन करता हूं और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। अगले 18 साल भी जाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तकलीफ होने वाली नहीं। तो आप भी अगर अपने जीवन में ये धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना, कल फिर आपसे 8:30 बजे बात करूंगा। और कल थोड़ा महत्व का विषय है, चिकित्सा का विषय कल से मैं आपसे शुरू करूंगा। एक जानकारी छोटी सी कि जितने सूत्र मैं बता रहा हूं उन पर आधारित पुस्तकें हैं। स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, अष्टांग हृदय के आधार पर चिकित्सा, वो पुस्तकों के रूप में है, आप ले सकते हैं। 6-7 पुस्तकें हैं। और मेरी व्यक्तिगत अपील है कि हमारे अभियान, हिंद स्वराज अभियान का, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ खादी का कुछ कपड़ा यहां आया है। आप अगर उसे खरीदेंगे तो हमारे आंदोलन को और अभियान को कुछ फंड्स उसमें से मिलेंगे और उससे हम अपने काम को आगे चला सकेंगे। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन खादी बेचकर जो फंड्स आते हैं उससे इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। तो खादी भी है, पुस्तकें भी हैं, आप लें। आपका आभार, बहुत धन्यवाद। कल हम आएंगे, ठीक समय से आने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बताने में सुविधा होगी। धन्यवाद। इन सूत्रों के बारे में, इन श्लोकों के बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि हम आज उससे भी आगे की बात करेंगे। और आगे की कोई भी बात आपको अच्छे से समझ में आए, ये तभी संभव है जब कल और कल के पहले दिन परसों बोले गए सूत्र आप ठीक से समझ पाएगा। तो आप कल के 2 बात कही थी मैंने सूत्रों के बारे में, और परसों, इन दोनों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप अभी तुरंत पूछ लीजिए। हाँ, तो 1-2 दिन होगा। इनका प्रश्न यह है कि सुबह 4:30 बजे इन्होंने पानी पिया तो इनको उल्टी हो गई, 5 बजे पिया फिर भी हो गई। 1-2 दिन ऐसा हो सकता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि पहली बार में आप शुरू कर रहे हैं, तो मेरी ऐसी आपको प्रार्थना है, विनती है कि थोड़ा शुरू करिए। एक साथ 1.25 लीटर मत पीजिए। पहले दिन आधा गिलास पीजिए, दूसरे दिन 1 गिलास ले लीजिए, तीसरे दिन 1-1.5 गिलास कर दीजिए। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक साथ 1.25 लीटर पीने की कोशिश पहले दिन में मत करिए। कितना पानी पिया था आपने? पहले 4:30 बजे आधे गिलास से शुरू करिए। आधे गिलास से शुरू करिए, कुछ मत करिए। रात को दांत साफ करके सोइए, सुबह उठते ही पानी पीना है, कोई गुल्ली बुल्ली नहीं करना है, सीधे पानी पीना। आपको अगर तकलीफ हो रही है, जैसा इनका कहना है कि उल्टी हुई, तो आधे गिलास से शुरू करिए। पहले दिन आधा गिलास, अगले दिन 1 गिलास, फिर 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास, धीरे धीरे 2.5 गिलास, फिर 3 गिलास, ऐसे बढ़ाइए। शरीर को आदत पड़ जाएगी, और एक बार आदत पड़ गई तो फिर ये नहीं होने वाला। और कोई प्रश्न? किसी ने इन सूत्रों को कल और 1 दिन पहले परसों अपने जीवन में उपयोग किया हो और कोई तकलीफ आई हो तो जरूर पूछ लीजिए। जैसे इन्होंने बोला कि इनको उल्टी हो गई, वॉमिटिंग हो गई। आपने जो बताया कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए,
तो मैंने 3 बार वो ट्राई किया कि खाना खाने के 1.5 घंटे का पानी पिया, तो थोड़ी सी पेट में तकलीफ होने से चोट लग रहा था क्योंकि पेट में कुछ तो है ऐसा। पेट आपने खाना खाने के तुरंत बाद ताक पिया? नहीं। तो पीना चाहिए ना, मैंने आपको बोला है सुबह का खाना खाएं तो जूस पीजिए, दोपहर का खाना खाएं तो ताक पीजिए, रात का खाना खाएं तो दूध पीजिए, पानी 1.5 घंटे बाद पीजिए। 3 दिन कुछ भी, तीनों टाइम कुछ भी नहीं पिया। तो पीजिए ना, नहीं तो दाल का पानी पीजिए। सर गुड़ का पानी पी सकते हैं क्या? गुड़ का दूध मिला के पानी पी सकते पी सकते गुड़ का पानी पी सकते। ये तो है, क्योंकि उस समय पानी में गुड़ मिल गया तो पानी का अपना गुण कुछ भी नहीं है, वो गुड़ का गुण उसमें आ जाएगा। तो गुड़ मिलाया हुआ पानी भोजन के बाद पी सकते हैं। भोजन के बाद थोड़ा गुड़ भी खा सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। और कोई प्रश्न? जी चाय करने के बाद तो फट जाता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। गुड़ का चाय बनाएं तो फट जाता है। गुड़ का चाय बनाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगा अगर आप गुड़ ठीक से देखकर खरीद के लाएं। बाजार में 2 तरह के गुड़ आते हैं। एक गुड़ ऐसा है जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। जो केमिकल के द्वारा बनाया हुआ गुड़ है उसकी कभी भी चाय बनाएंगे तो फटने वाली है। तो आप बाजार से ऐसा गुड़ लाइए जो बिना केमिकल का बनाया हुआ हो। बिना केमिकल के गुड़ की पहचान क्या है? वो दिखने में थोड़ा काला होता है, गहरा लाल होता है, काला होता है। और जो केमिकल वाला गुड़ है वो दिखने में बहुत पीला और सफेद होता है। तो ज्यादा पीला और सफेद गुड़ अगर है तो समझ लीजिए केमिकल वाला है, उसकी चाय बनाएंगे हर बार फटेगी। और अगर थोड़ा काला और गहरे लाल रंग का गुड़ है तो वो ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल वाला है, उसकी बनाई हुई चाय कभी भी नहीं फटेगी। तो जब भी गुड़ लाएं तो देख के लाएं। पानी के साथ चावल खाएं। पानी के साथ चावल खाएं। 1-2 मैंने बोला था कि एक अन्न आपने खाया और उसके बाद दूसरा शुरू कर रहे हैं तो 1-2 घूंट पानी उस समय आप पी सकते हैं। रोटी आपने खाई है गेहूं की बनी हुई, ज्वारी की बनी हुई, उसके बाद चावल खा रहे हैं तो रोटी जो है गेहूं की है, चावल दूसरा है, तो गेहूं और चावल 2 अलग अलग अन्न है। तो गेहूं खत्म हुआ, आप चावल आप शुरू कर रहे हैं तो 2 घूंट पानी पी सकते हैं, ज्यादा नहीं। और कोई प्रश्न आप लोग पूछे? आप मराठी में पूछ सकते हैं, मैं मराठी समझता हूं। पूछिए। नाश्ता करता ना तो जूस फ्रेश मिळाला तर मग जी, नाश्ते में क्या आपने पूछा? नहीं मिला तो क्या ले सकते? मिळाला तो नाश्ते में कुछ नहीं मिला, जूस तो जूस नहीं मिला तो ये एक भाई ने अभी पूछा था कि पानी में गुड़ मिला के पी सकते हैं। आप भी पी लीजिए पानी में गुड़ मिला के। और पानी में गुड़ मिलाया है ना, थोड़ा नींबू भी मिला लीजिए। नींबू का रस, गुड़ और पानी, ये तीनों मिला के पिए हैं तो ये सबसे अच्छा जूस है। भोजन के बाद भी या नहीं? नहीं, भोजन के बाद नहीं, सुबह के नाश्ते के बाद। भोजन के बाद तो जब भी पिए ताक पिए, या तो दूध पिए, रात को दूध पिए, दोपहर को ताक पिए। अब आप ये कह सकते हैं कि ताक ना मिले तो, दूध ना मिले तो रहने दें। लेकिन जूस जो पीना है वो सुबह ही पी सकते हैं। जूस का जो समय है आयुर्वेद में वो सुबह का सबसे अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई का प्रश्न है कि डायबिटीज अगर है तो गुड़ चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता नहीं दौड़ता है। डायबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल का रस पिए कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल खाए मीठे कोई तकलीफ की बात नहीं है। वो आम खा सकता है, अमरूद खा सकता है, केला खा सकता है, अनार खा सकता है, दाड़िम खा सकता है, संतरा, मौसमी, द्राक्ष, जो भी फल खाना खा सकता है। कारण है वो समझ लीजिए आप कि जो प्रकृति से बने हुए फल हैं उसमें जो शक्कर होती है वो मैंने आपसे कल कहा वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में होती है। शक्कर का सबसे आसान रूप है फलों में मिलने वाली शक्कर।
ये शरीर को सबसे आसानी से हजम होती है। लेकिन ये जो मिल में बनने वाली शक्कर है, जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो डायबिटीज के पेशेंट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ करती है, वो मिल में बनी हुई शक्कर की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। तो मिल की बनी हुई जो शक्कर है, शुगर है, चीनी है, वो ना खाएं। बाकी प्राकृतिक रूप से जो फलों में मिलने वाली शुगर है, जूस के रूप में पिए, सीधे फल खाएं, कोई तकलीफ की बात नहीं। मिश्री चलेगी? मिश्री के बारे में ध्यान ये रखना है कि वो बनाई किससे गई है। मिश्री बनाने के दो तरीके हैं। एक तो खांडसारी वाला पुराना तरीका है, अगर खांडसारी से मिश्री बनी है तो चल जाएगी। लेकिन आजकल शुगर मिल से बनी हुई जो मिश्री आती है, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मिश्री खरीदते समय पूछ लीजिए कि ये कौन सी वाली मिश्री है। खांडसारी वाली है तो चल जाएगी, ना खांडसारी वाली नहीं है तो नहीं चलेगी। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, फिर आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। आप एक मिनट ये समझ लीजिए कि डायबिटीज क्या है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। डायबिटीज माने क्या, किस रोग को डायबिटीज कहते हैं? हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जो कुछ भी खाते हैं इसमें जो मीठा तत्व है, जिसको हम शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में कई बार उसको ग्लूकोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, ये शुगर के अलग अलग नाम हैं। तो भोजन के अंदर ये जो कुछ भी है, ये शरीर को सबसे जल्दी और सबसे आसानी से ऊर्जा देने वाला तत्व है। आपने जो कुछ भी खाया, शरीर उसको पचाएगा, और ये जो कुछ भी पचा हुआ तत्व है, ये हमारे रक्त में जाएगा। कुछ भी आप खाएंगे, शरीर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद वो आपके रक्त में जाएगा। रक्त के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिनको हम कोशिकाएं कह सकते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है रक्त के अंदर, ब्लड सेल्स जिनको ज्यादा अच्छे शब्दों में कहें, रक्त कोशिका। इन ब्लड सेल्स की कुछ इस तरह की बनावट होती है जैसे आपके घर का दरवाजा। आपके घर में एक दरवाजा होता है, अगर ये दरवाजा बंद है तो आप अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप पहले दरवाजे पे कॉल बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, कोई दरवाजा खोलेगा, फिर अंदर आप प्रवेश करेंगे। तो हमारे रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती है, वो ऐसे ही दरवाजे जैसे होती है। सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं का दरवाजा ऐसे बंद रहता है। रक्त कोशिकाओं का दरवाजा इस तरह से बंद रहता है। अब ये जो हमने कुछ खाया है, खाने के अंदर जो कुछ भी मीठा तत्व है, जिसको आप ग्लूकोज कहिए या एनर्जी कहिए, ये रक्त के अंदर आता है, और कोशिकाओं के अंदर आने के लिए ये दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। इस मीठे तत्व को रक्त कोशिका के अंदर लाने के लिए एक कैरियर होता है। कैरियर माने वाहक। जैसे घोड़ा है, घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार है, तो घोड़ा कैरियर है, घुड़सवार अंदर जाने वाला व्यक्ति है। तो एक कैरियर होता है, उसी कैरियर का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे पेट में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसको पैनक्रियास कहते हैं, वहां उत्पन्न होता है। इंसुलिन का काम क्या है कि आपने जो कुछ भी भोजन में खाया है, उसमें जो ऊर्जा तत्व है, सबसे आसानी से घुलने वाला, जैसे ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज या शुगर कहिए, इसको इंसुलिन अपने ऊपर बिठा के दरवाजे पे लेके आता है, ब्लड सेल के दरवाजे पे, और इंसुलिन दरवाजे की घंटी बजाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसका जो शुगर तत्व है वो इंसुलिन के साथ अंदर आ जाता है। अब जब शुगर तत्व इंसुलिन के ऊपर बैठकर अंदर आ गया रक्त कोशिका में, तो ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको इंसुलिन रक्त के अंदर कैरियर के रूप में काम करेगा और अंदर उसकी एनर्जी पहुंचाता रहेगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या होता है, जिसको डायबिटीज है उसका जो इंसुलिन है वो अपने ऊपर सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेकर दरवाजे तक तो आता है, लेकिन घंटी नहीं बजाता, कॉल बेल नहीं बजाता। आता है फिर वापस चला जाता, आता है फिर वापस चला जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसुलिन के ऊपर बैठा हुआ जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या शुगर है, वो ब्लड में ही घूमता रहता है, रक्त में ही घूमता रहता है, अंदर नहीं जाता रक्त कोशिकाओं।
तो आप जब भी रक्त का परीक्षण कराते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है, क्योंकि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर बैठी तो हुई है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है कोशिकाओं में। और इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में बनने वाली इंसुलिन आपके शरीर के भोजन में से निकलने वाले शर्करा तत्व को अंदर लेके नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन या तो आलसी हो गई है या इंसुलिन बनना कम हो गई। जब इंसुलिन आलसी हो जाती है तो डायबिटीज ठीक होना आसान हो जाता है, लेकिन जब इंसुलिन बनना ही कम हो जाती है तो डायबिटीज का ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इंसुलिन आलसी हो गई है तो इस आलसी इंसुलिन को थोड़ा तेजस्वी बनाएं, इसका आलस्य दूर हो जाए, इसके शरीर में जो स्लगिशनेस आई है ये खत्म हो जाए, ये उद्देश्य होता है औषधि का। और या इंसुलिन बनना अगर बहुत ही कम हो गई है तो इंसुलिन ज्यादा बने। इन दोनों ही स्थिति में जो समझने की बात है वो ये कि किसी के शरीर में इंसुलिन आलसी कब होती है, ये एक ही कारण से होती है। जिसके शरीर में रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो उसी के शरीर की इंसुलिन आलसी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके शरीर की इंसुलिन आलसी हो गई है, काम नहीं कर रही है ठीक से, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तो इंसुलिन काम करना शुरू करेगी। तो डायबिटीज ठीक करना है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। ये बात सबसे आसान है समझना। तो इसलिए डायबिटीज के मरीज को कोलेस्ट्रॉल की चिंता ज्यादा करनी चाहिए बनिस्बत की शुगर की। हम शुगर खाएं कि न खाएं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा भोजन कभी भी न खाएं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको डायबिटीज होती है। इंसुलिन उससे आलसी हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिनकी पैनक्रियाज खत्म हो जाए या काम बिल्कुल ना करे और इंसुलिन बनाना बंद कर दे, ऐसे बहुत कम मरीज होते हैं। अगर 1 लाख मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से 8 या 10 मरीज ही ऐसे मिलेंगे जिनकी पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं कर रही है या इंसुलिन बन नहीं रही है। लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं जिनके इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, आलसी हो गई है, काम करने में उसको तत्परता नहीं है, तेजस्विता नहीं है। तो आप उसको थोड़ा तेज बनाइए, एक्टिवेट कर दीजिए। और उसका सबसे सरल उपाय है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम कर दीजिए। तो डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है इस विषय पर कि उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो खान पान ऐसा रखिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम होता चला जाए। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे खाएं, क्या खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कभी भी डालडा मत खाइए, क्योंकि ये डालडा सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डालडा किसी भी नाम से मिले, वो गगन के नाम से मिल सकता है, वो बजरंगबली के नाम से मिल सकता है, हनुमान के नाम से मिल सकता है, रुचि के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है। डालडा आप समझते हैं वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, ये बिल्कुल मत खाइए क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये मत खाइए। दूसरी कौन सी चीज ना खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? दुनिया में 2 ही चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक तो ये है वनस्पति घी, वो किसी भी नाम से मिले, और दूसरा है मांस। वो चाहे कोकड़ी का हो, मुर्गी का हो, चाहे मुर्गे का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, भैंसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोई भी जानवर दुनिया में मांस के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला जो कारक है वो है डालडा, गगन, रुचि, सोया, ये वनस्पति घी जो अलग अलग नामों से दिखता है। तीसरी और एक आखिरी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तीसरी और आखिरी चीज वो क्या है? वो है आजकल मिलने वाले रिफाइंड तेल।
जो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंड तेल से नफरत करिए। वो डबल रिफाइंड हो या ट्रिपल रिफाइंड हो या सिंगल रिफाइंड हो, किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वनस्पति घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मांसाहारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब हमको कुछ गलतफहमियां हो गई हैं और मैं मानता हूं कि वो गलतफहमियां आपको डॉक्टरों ने दी हैं। जैसे एक गलतफहमी आपको ये हो गई है कि देशी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार आपको डॉक्टर बोल देता है कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये बताने आया कि देशी घी जब मैं बात करूंगा तो देशी घी का मतलब गाय के दूध से बनाया हुआ घी, और गाय का मतलब देशी गाय, जर्सी नहीं। जर्सी गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है, गाय नहीं, क्योंकि उसमें गाय का कोई भी गुण नहीं। गाय के जितने गुण हैं वो जर्सी में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको देखने। गाय का सबसे बड़ा गुण है वात्सल्य। वात्सल्य माने जैसे एक आई अपने बच्चे को प्रेम करती है वैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है। जर्सी गाय कभी भी बच्चे को प्रेम नहीं करती। मैंने इसके कई परीक्षण करके देखे। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को अगर आप काट दोगे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो चुपचाप खड़ी रहती। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को मारोगे, पीटोगे, कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसे ही खड़ी रहती है। लेकिन अगर देशी गाय के सामने उसके बच्चे को आपने थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाई, वो गाय आपको मार डालेगी। ये सबसे बड़ा अंतर है जर्सी में और देशी में। दूसरा, जर्सी गाय कभी भी अपने बच्चे को पहचानती नहीं है कौन सा बच्चा उसका। देशी गाय बराबर अपने बच्चे को पहचानती, और देशी गाय का बच्चा भी अपनी आई को बराबर पहचानता। अगर 10 गाय खड़ी है और एक बच्चा है, वो 10 में से अपनी आई को ढूंढ ले कौन सी उसकी आई। लेकिन जर्सी का बच्चा 2 अगर खड़ी है तो उसमें से आई को नहीं पहचान सकता कौन सी उसकी आई। तो जर्सी में गाय का कोई भी गुण नहीं। देशी गाय पहाड़ पे आराम से चढ़ जाती है, जर्सी कभी भी नहीं चढ़ती, वहीं बैठ जाती है। जर्सी तो चलती भी नहीं है, या तो खड़ी होती है या तो बैठती है। और देशी गाय को आप भोजन कराओ तो उसका समय पक्का है, इतने से इतने समय ही खाना खाएगी। जर्सी को कभी भी खिलाओ, कभी भी खाएगी। रात को 2 बजे उठ के उसको खाना खिला दो, वो खाती रहेगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। उसको खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो बीमार भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन देशी गाय का इतना पक्का नियम है, सूर्यास्त होने के बाद देशी गाय खाने को कभी भी मुंह नहीं लगाएगी। अगले दिन जब सूर्योदय होगा तभी खाना खाएगी। जर्सी को रात को 2 बजे खाने को डाल दो, वो खाती जाएगी, खाती जाएगी, खाती जाएगी। तो ये जो जर्सी है वो गाय नहीं है। जिन वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया उनका ये कहना है कि ये डूकर जात की प्राणी है जर्सी, और डूकर के जीन में से इसको बनाया गया है। तो घी का मतलब ये नहीं है जर्सी गाय के दूध का, घी का मतलब है देशी गाय का दूध का। तो आजकल डॉक्टरों ने, खासकर एलोपैथी के डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सब लोगों के दिमाग में डाल दिया। वो ये घी मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तेल मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और मैं आपको आयुर्वेद की जानकारी ये दे रहा हूं कि जो अगर आपने देशी घी नहीं खाया और तेल नहीं खाया तो जरूर हार्ट अटैक आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने देशी गाय का घी अपनी जिंदगी में नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो 101% आपको हार्ट अटैक आएगा, और 101% ये गुर्दे का त्रास होगा। कमर दुखेगी, घुटने दुखेंगे, कंधा दुखेगा, और इससे भी ज्यादा खराब खराब बीमारियां आएंगी। मूंगव्याध हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, बदनकर हो जाएगा, कोष्ठबद्धता होगी, मलबद्धता होगी। जो देशी गाय का दूध नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो लगभग आपको 23 बीमारियां होंगी, 23 रोग होंगे। इसलिए भोजन में देशी गाय का दूध
और शुद्ध तेल ये जरूर खाइए। इससे किसी को न हार्ट अटैक आता है न किसी को डायबिटीज होती है। हार्ट अटैक किससे आता है वो समझ लीजिए। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर हार्ट अटैक आएगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको डायबिटीज होगी। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, सब तरह की एलर्जी आपके शरीर में आएगी। तो ये तकलीफ जो है वो डालडा से है, रिफाइंड ऑयल से है, देशी घी से कोई तकलीफ कभी किसी को नहीं हुई। हाँ, भैंस का भी नहीं। भैंस और जर्सी एक ही है। आप जरा सोचो, भगवान कृष्ण ने भैंस क्यों नहीं पाली? सोचो ना आप इस बार। भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी, एक मछली तो रख सकते थे। जिस घर में 7 लाख गाय, एक भैंस तो पा नहीं सकते थे, नहीं रखते थे। राम जी के घर में भी कभी गाय थी, मछली कभी नहीं है। राम जी के पिताजी दशरथ, उन्होंने भी गाय पाली, कभी मछली नहीं पाली। दशरथ जी के वंश में एक दिलीप राजा हुए, वो तो गाय के लिए इतने मशहूर थे कि गाय की जान बचाने के लिए अपना शरीर उन्होंने दान कर दिया। भारत के जितने भी महान देवी देवता हैं, दत्त भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। कृष्ण भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। शंकर जी के पास गाय का नंदी है, भगवान राम के पास गाय थी। मछली और भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। और आप जान लो, यमराज मृत्यु के देवता है। तो मछली का घी खाओ और दूध पियो, जल्दी से यमराज के पास जाओ। ज्यादा से ज्यादा तो फ्रेश दूध मिलता है। हाँ, तो मछली का दूध आप अपने लिए मत लाओ। मेरी आपसे पहले भी विनती थी, मछली का दूध बंबई को पिलाओ, आप मत पियो। 40 गांव के लोग दूध का धंधा करते हैं, ये मुझे मालूम है। इसलिए यहां से दूध जो बेचना है मुंबई को, वो मछली का बेचो, जितना बेचना है बेचो। अपने लिए दूध अगर लाना है तो देशी गाय का लाओ। और आप 10 मछली पाल सकते हो, एक गाय तो पाल ही सकते हो ना अपने लिए। तो अपने लिए दूध लाना है तो देशी गाय का लाओ। अपने लिए दही लाना है तो देशी गाय के दूध का बनाओ। अपने लिए तूप लाना है तो देशी गाय का दही बना के, दही का ताक बना के, ताक में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके ऐसे तूप बनाओ, वो तूप खाओ। इस तूप से कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगी, आर्थराइटिस नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, अस्थमा नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप चले। तो डायबिटीज है, इसका मतलब आप समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसको कम करना है, तो मैंने बता दिया सबसे आसान उपाय है डालडा खाना बंद और रिफाइंड तेल खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाए। तेल खाना हो तो शुद्ध तेल खाओ। मैंने कहा था घानी का निकला हुआ तेल, चाहे तो शेंगा का, चाहे तो तिल का, चाहे तो नारियल का, चाहे तो करड़ी का, चाहे तो सरसों का, चाहे जो तेल खाना है, सोयाबीन छोड़कर और पामोलिन छोड़कर कोई भी तेल खाओ, शुद्ध तेल खाओ, घी खाओ, तूप खाओ, देशी गाय के दूध का, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म होने हैं। जी बिल्कुल नहीं। कल मैंने जानकारी दी थी, फिर दोहरा देता हूं। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए एंजाइम एक लगता है, वो एंजाइम मनुष्य के शरीर में नहीं बनता। वो एंजाइम पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ डूकर के शरीर में बनता है। तो डूकर अगर सोयाबीन खाएगा तो उसको हजम हो जाएगा। डूकर ही है जो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी कोई नहीं पचा सकता। इसलिए यूरोप के देशों में डूकरों को सोयाबीन खिलाया जाता है, फिर वो डूकर का मांस वहां के लोग खाते हैं। सूर्यफूल का चल सकता है, सूर्यफूल का तेल चल सकता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं इस भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा तेल है वो शेंगा का है। मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। आप जहां रहते हैं ये इलाका है, यहां थोड़ी हवा खुश्क है, नमी वाला इलाका हो तो वहां पर ये तेल बहुत अच्छा होता है, सूरजमुखी वाला। लेकिन आप ऐसे इलाके में नहीं रहते जहां नमी बहुत है, यहां की हवा में खुश्की है, सूखापन ज्यादा, तो इसलिए मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा तेल आपके लिए है वो तिल का है।
तिल का आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मूंगफली का है। आज मैं आपसे रोगों की ही बात करूंगा और चिकित्सा की बात करूंगा। डायबिटीज पर बात शुरू हो गई है। डायबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और डायबिटीज ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही डालडा खाना बंद करेंगे और रिफाइंड तेल खाना बंद कर देंगे, डायबिटीज आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी।